बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले चलते हैं इसराइल और ईरान की जंग के बारे में आपको थोड़ी बहुत अपडेट देते हैं। एक अमेरिकी सेनेटर है जो एक सहाफ़ी से बात करते हुए ये कहता है कि अमेरिका का 40 साल से सबसे बड़ा बेवकूफ़ ट्रंप सदर है, क्योंकि इसराइल तकरीबन 40 साल इंतज़ार करता रहा कि अमेरिका को ऐसा कोई बेवकूफ़ सदर मिले जिसको मैं ड्रैग करके इसराइल और ईरान की जंग में ला सकूं। और वो सेनेटर इस वक्त कन्फेस कर रहा है कि अमेरिका की 40 साल तारीख में, पिछली 40 साल तारीख में ट्रंप सबसे ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि अगले साबिका सदर जो थे वो इसराइल को ना करने की जरूरत रखते थे, लेकिन ये जेफरी एप्स्टीन फाइल ज़्यादा ट्रंप बेवकूफ किस्म का इंसान है जो कि इसराइल के झांसे में आ गया, इसराइल के ट्रैप में आ गया और ईरान से उन्होंने जंग छेड़ ली। और आपको यह भी बताते चलें कि ईरान भी कोई हाथ पे हाथ रखकर धरे नहीं बैठा था। ईरान ने भी तकरीबन 40-30 साल की जंगी हिकमत अमली और प्लानिंग करके रखी है कि अगर ईरान, इसराइल और अमेरिका मिलकर मुझ पर हमला करते हैं तो उनसे किस तरह से निपटा जाता है। आइए आपको सारे सबूत और उनकी विजुअल दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये अमेरिकी सेनेटर जो कि एक जर्नलिस्ट से बात करता है उसकी बात सुनिए, फिर आगे आपको बताते हैं कि ईरान ने कौन कौन सी तैयारी करके रखी थी। This is not in America's interests. It is true that Netanyahu said the other day that he's been waiting 40 years to get to this point. Well, it took him 40 years to find an American president who is stupid enough to drag America into this war and open up Pandora's box at a time when our own CIA says, according to public reports, that the most likely change in regime will be from what we have. And believe me, this was an awful, hateful regime. You know, they did terrible things to their own people and in the region. But the CIA says we're likely to get even more radical. ये अमेरिकी सेनेटर था जो अब एक जर्नलिस्ट से बात करते हुए कह रहा है कि इसराइल तकरीबन 40 साल से कोई बेवकूफ़ सदर की, अमेरिकी बेवकूफ़ सदर की इंतजार कर रहा था और वो उसे अब ट्रंप की शक्ल में मिल गया। आइए अब चलते हैं कि ईरान 40 साल से और 50 साल से 30 साल से क्या स्ट्रेटजी अपनाए बैठा हुआ है। कि हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसपे एक हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनी हुई है। यानी ईरान ने इस किस्म की स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं अपनी सरजमीन पे ऊपर के जगह जगह के काले रंग की पट्टियों से एक हेलीकॉप्टर वहां बना रखे हैं, जिसको अगर सैटेलाइट इमेजेस से देखा जाए तो वो रियल नजर आते हैं। तो सैटेलाइट इमेजेस जैसे ही इसराइल को ये मैसेज भेजते हैं कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर नजर आए, वहां पे वो इंटरसेप्टर या कोई उसे मिसाइल दाग देते हैं, लेकिन उनका मिसाइल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जाया हो जाता है, क्योंकि वहां पे जमीन पे एक सिर्फ पेंटिंग थी, न ही कोई फिजिकली कोई हेलीकॉप्टर था। उसके बाद जो कि मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, यानी जेर जमीन इस किस्म के स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है ईरान की जानिब से कि जेर जमीन से ही वो जो लॉन्चिंग पैड होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं या कोई नीचे रखने वाले कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, वो भी ईरान ने छुपा के रखे हुए हैं ताकि जरूरत आने पर इसराइल उन्हें हिट न कर सके। यानी जेर जमीन वो गाड़ियां भी दबी हुई हैं और जेर जमीन ये लॉन्चिंग पैड भी छुपे हुए हैं ताकि जरूरत आने पर हम उन्हें खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर सकें और किसी की नजर में भी ना आए और खुफिया एजेंसियां अमेरिका की हों, इसराइल की हों, इन्हें देख भी न सके। यानी वो जेर जमीन लॉन्च होती हैं, फिर वो नीचे जमीन में हो जाती हैं, यानी उन्हें जिस तरह से शक हो, फिर शक के बाद वो फिर ये जान सकें कि यहाँ पे कोई लॉन्चिंग पैड वगैरह नहीं है। यानी ईरान भी खामोश नहीं बैठा था। ये 40 साल अगर इसराइल ये इंतजार करता रहा कि अमेरिका को कोई बेवकूफ सदर मिले तो उसे ड्रैग कर ईरान और इसराइल की जंग करा दे और जंग में शामिल कर दे, लेकिन इस दौरान ईरान भी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली, अपने स्टॉक अम्यूनेशन का स्टॉक करता रहा। और उसके बाद एक क्लस्टर बम भी कहा जा रहा है जो कि इसराइल और अमेरिका को मुसीबत पड़ी हुई है, जो कि सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर 80 बॉम्ब्स में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे ही अपने अहदाफ को अचीव कर लेता है। क्योंकि अगर एक बम, एक मिसाइल 80 मिसाइल्स में, 80 छोटे छोटे बमों में अगर कन्वर्ट हो जाए तो उससे इंटरसेप्ट करना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो एक हो तो उससे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आपको पता है कि इंटरसेप्टर तकरीबन 100, 200, 150, 300 गुना ज्यादा महंगा है एक मिसाइल से, ईरानी मिसाइल से। इसी वजह से वो कहा जा रहा है कि एवरेज अगर 100 ईरानी मिसाइल बनाते हैं तो अमेरिका और ईरान, इसराइल मिलकर 10 या 15 इंटरसेप्टर बना सकते हैं और उससे उनको इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि इंटरसेप्टर बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। इसी वजह से इसराइल और अमेरिका को इस वक्त अपने जान के लाले पड़े हैं, इकोनॉमी के लाले पड़े हैं, और इसी वजह से वो बार बार ईरान को पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे साथ बैठकर टेबल पर मुज़ाकरात करें। लेकिन ईरान की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? अरे जब तक हथियार चल रहे हैं, जब तक हमारा एम्यूनेशन स्टॉक मौजूद है, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब शाहिद 136 यानी शाहिद 136 एक नामी एक कोई ड्रोन बनाया हुआ है ईरान ने, उसने भी जान के लाले डाले हुए हैं पूरे इसराइल में। आइए चलते हैं शाहिद 136 की कुछ आपको तफसीलात बताते हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन खलीज फारस में अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक को दिफाई अखराजात में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स खर्च करने पर मजबूर कर रहा है। ये एक ड्रोन है।
उन ड्रोन्स की तैयारी की लागत तकरीबन 20,000 से 50,000 डॉलर है, जबकि उन्हें गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 30 लाख से 1 करोड़ 20 लाख डॉलर तक की होती है, यानी कई गुना ज्यादा। जंग शुरू होने के बाद से मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के तकरीबन 941 ड्रोन्स का सुराग लगाया है। उनमें से 65 ड्रोन इमारात की हदूद में गिरे, जिनसे बंदरगाहों, हवाई अड्डों, होटलों और डेटा सेंटर्स को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक कुल ईरान अब तक 2000 से ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च कर चुका है। ईरान के पास ड्रोन्स के बड़े जखायर मौजूद हैं और वो हर हफ्ते सैकड़ों नए ड्रोन तैयार करने की सालियत भी रखता है। खिलेजी ममालिक को खतरा है कि अगर हमले जारी रहे तो उनके इंटरसेप्टर्स मिसाइलों के जखायर तेजी से खत्म हो सकते हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर ईरान के इत्तेहादी जैसे हिजबुल्लाह और हुसी ममालिक महाजों से बैक वक्त हमले शुरू कर दें तो दिफाई जखायर चंद दिनों में खत्म होने का खतरा है। ये लागत का अदम तवाजुन यानी कॉस्ट इम्बैलेंस ईरान की बड़ी स्ट्रेटेजिक बर्तरी बन चुका है। ड्रोन इतना मौसर साबित हुआ है कि अमेरिकी शाहिद ने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस जैसा अपना ड्रोन तैयार किया है और गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में पहली बार ईरानी अहदाफ को खिलाफ इस्तेमाल भी किया है। यानी शाहिद जो 136 है वो अपनी कामयाबी के साथ बहुत सारी कामयाबियां सिमट रहा है, जो कि खलीजी ममालिक, जो कि सारी तकरीबन अरब ममालिक, अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी हैं, उनको नाकों चने चबवा रहा है। दूसरी जानिब इखलाकी मॉरल बेसिस पे भी सारे मुल्क अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन बहुत सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा जुर्रतमंदाना और गैरत का इजहार कर रहा है। स्पेन में सबसे बड़ा मुजाहरा इसराइल जंग के खिलाफ हुआ है। स्पेन इस वक्त सब मुसलमानों की आंखों का तारा बनता जा रहा है, क्योंकि उसके सदर ने सांचेज ने यानी पेड्रो सांचेज ने भी स्टेटमेंट दिया कि अगर हक के लिए जंग लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, चाहे हमारे पास कोई फौज ना हो, कोई एटॉमिक पावर ना हो। यानी उसके बाद स्पेन भी इस जंग का मुखालिफ बन गया है। दूसरी ब्रिटेन, कनाडा के वजीर आजम ने भी इस जंग में हिस्सा लेने और साथ देने ट्रंप का बिल्कुल भी उससे मुकर गए हैं। और दूसरी जानिब इंडोनेशिया भी बोर्ड ऑफ पीस से सारे मामला हटाने के लिए तैयार हो गया। यानी इंडोनेशिया ने भी ये कहा है कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया है, ये बोर्ड ऑफ पीस के नाम पे सिर्फ धोखा था, इस फलस्तीन में कोई अमन नहीं आया। और दूसरी जंग अमेरिका ने खुद ने, जो कि फाउंडिंग मेंबर है, उसने छेड़ दिए। हम अमेरिका के ऊपर क्यों एतमाद करें। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वजीर खारजा ने भी सख्त स्टेटमेंट मौक़िफ़ अपना लिया है अमेरिका के खिलाफ। आइए चलते हैं कि स्पेन सबसे आगे बढ़कर पार्लियामेंट में एक करारदाद पेश की है, जिसमें उन नन्ही बच्चों के यानी 165 जो नन्ही बच्चियां शहीद हुए हैं उनके बारे में बहुत ही बड़ी और जोरदार अपने पार्लियामेंट में आवाज उठाइए। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुसलमान ममालिक में कन ममालिक में यह करारदाद पेश हुई है जो कि बच्चियों के ऊपर अटैक किया गया था इसराइल और अमेरिका की जानिब से। इसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान है, उसके बाद तुर्की है, सऊदी अरब है, यूएई है। अगर मासूम बच्चे ईरान के शहीद हुए हैं तो उनके खिलाफ मजम्मती करारदाद कौन से पार्लियामेंट में पेश हुई है। अब तक की इतला के मुताबिक सिर्फ ये स्पेन नॉन मुस्लिम वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने इन नन्हे बच्चों के लिए जोरदार पुरजोर आवाज उठाई है, और इसे हम अपनी तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आगे आइए चलते हैं कि ये जो खुफिया सुरंग हैं ईरान ने बिछा के रखी हुई हैं, जिनमें सारे ड्रोन्स, ये मिसाइल्स अंडरग्राउंड तकरीबन 600 फीट जेरे जमीन ये मिसाइल्स ईरान बना रहा है। ये ड्रोन्स, शाहिद ड्रोन्स और ये कादिर, अम्माद और उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ईरान बनाता है, वो जेरे जमीन तकरीबन 600 फीट नीचे ये सारा काम चलता है। ये सारी फैक्ट्रियां, एक टाउन बना हुआ है जिसमें ये सारा इम्यूनेशंस ईरान ने अपने बना के रखा हुआ है। हमारी अल्लाह से ये दुआ है कि ये सारे इम्यूनेशंस जो स्टॉक ईरान के हैं, क्योंकि वाहिद मुस्लिम ममालिक ईरान है जो कि इस वक्त सारी दुनिया के साम्राज्य के खिलाफ खड़ा है, और कोई भी मुस्लिम ममालिक इखलाकी तौर ना ही माली तौर उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन ईरान पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अल्लाह उसकी सबसे बड़ी हिफाजत फरमाए और उनकी माल और जान की भी हिफाजत फरमाए। और क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में अमेरिका कर पाएगा? आइए चलते हैं, CNN ने थोड़ी रिपोर्टिंग की है इस बात पर कि क्या ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाएगा। अगर रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया तो इस मार्के में जो फाते होगा वो अमेरिका और इसराइल होगा। आइए चलते हैं, CNN की थोड़ी बहुत रिपोर्ट सुनते हैं। There's a couple of things that we've noticed. Number
Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open. All the shops are really well stocked, even with fresh things, like, for instance, fruits and vegetables. Coffee, obviously, also available as well. And then also the gas stations. There's no long lines at gas stations. Fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. ये सीएनएन का नुमाइंदा था कि मैं चाय भी पीता रहूंगा, कॉफी भी टेक करता रहूंगा, और सेवरल घंटों की मुसाफत से मुझे ये नोटिस हुआ कि सारे शॉप्स ओपन है, किसी भी सीएनजी स्टेशन पर, फिलिंग स्टेशन पर कोई रश नहीं नजर आया, यानी ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन और स्मूथली चल रही है। दुकान सारी खुले हुए हैं, सब्जियां फ्रूट फ्रेश मुझे मार्केट में नजर आ रही हैं, यानी अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस सुकून वाले माहौल में ये ऑपरेशन कामयाब हो पाएगा? ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह इसराइल और अमेरिका यहाँ से मुंह की खानी पड़ेगी। और अमेरिकी टीवी ने अब्बास अराक्ची का इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू में वो साफ ही पूछता है कि आपको खौफ नहीं है कि अमेरिकी बूट्स ग्राउंड पर आ रहे हैं? फिर आइए अब्बास अराक्ची का क्या जवाब है, सुनिए। Boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that will be a big disaster for them. So you're saying that Iran... ये ईरानी वजीर खारजा का जवाब सुनिए कि वो कह रहा है हम इंतजार कर रहे हैं और मोस्ट कॉन्फिडेंट है, गैर रवायती तरह से हम उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका नीचे उतरना उनके लिए गजबनाक साबित होगा और ये हम साबित करेंगे। दूसरी तरफ ईरान में इतनी चिल माहौल है, जंग चल रही है, बराह रास्त दो साम्राज्यों के खिलाफ ईरान तने तनहा लड़ रहा है और उसके असरात पाकिस्तान में शिफ्ट होना शुरू हो गए। आइए चलते हैं कि पेट्रोलियम के सदर का क्या बयान आया है कि कुछ अरसे में हमारे पंपिंग स्टेशंस पर, एलएनजी स्टेशंस पर, सीएनजी स्टेशंस पर और फिलिंग स्टेशंस पर क्या सूरत हाल हो जाएगी। आइए ये पाकिस्तान में सूरत हाल देखिए, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। हालात बहुत खराब है। मुमकिन है कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ही खत्म हो जाए और हमारे पंपों पे झगड़े हो जाए। गवर्नमेंट को हमने, ये पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के सदर थे अब्दुल समी खान, वो कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हो गए हैं, मुमकिन है कि कुछ दिनों में हमारा सारा पेट्रोल कंजर्वेशन खत्म हो जाए और पंपों पे आपको झगड़े शुरू नजर आए। ये हालात है पाकिस्तान की और ईरान की सिचुएशन हमने आपके सामने रखी कि ईरान में कितना चिल माहौल है, कितना सुकून का माहौल है और हमारे यहाँ कितना उसका असर हो रहा है, क्योंकि अबनाए हरमज इस वक्त मुकम्मल ही बंद हैं, क्योंकि हम इस वक्त अमेरिका और इसराइल के मुकम्मल गुलाम बने हैं। इसीलिए आपको थोड़ा कंपैरिजन शाह मोहम्मद कुरैशी और इसाक डार का दिखाते हैं, इस पर हम अपनी वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं। आइए देखते हैं कि शाह मोहम्मद कुरैशी यानी फार्म 47 वाले वजीर खारजा का क्या मौक़िफ़ था और फार्म 47 वाले और आसिम मुनीर के वजीर खारजा का क्या बयान है। आइए इसको सुनते हैं। अगर इसराइल के साथ डील करना तो डायरेक्ट डील करते हैं ना, हमने उससे डायरेक्टली कोई हमने डील नहीं की, ये माइंड में रखें। वी हैव डेल्ट विद यूएसए एंड यूएसए डेल्ट विद इजराइल, सो इट्स अ ट्राइपार्ट, 8 कंट्रीज यूएसए एंड, सो हमारा हमने सारी जो डीलिंग है इसमें भी कोई फिक्र नहीं कि मुझसे करें। Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is What are turning. their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark. एंटी सेमेटिक रिमार्क्स ये कह रही थी वजीर खारजा शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को, जब कुरैशी साहब ने हंसते हुए ये कहा कि डीप पॉकेट्स, क्योंकि आप मीडिया वाले पैसे लेते हैं और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है। अब इन्फ्लुएंस हमें पता चला कि वो कौन सा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है। इजराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए वो था जेफरी एप्स्टीन, यानी पूरी दुनिया ही जेफरी एप्स्टीन ज़्यादा हो गई है, इसीलिए पूरी दुनिया इस मुसाद के एजेंट्स के कंट्रोल में थी और कंट्रोल कर रही थी। और दूसरी जानिब इसाक डार वजीर खारजा और नायब वजीर आजम आसिम मुनीर के, वो कह रहे थे कि हमने डील नहीं की, हमने इसराइल से डायरेक्ट डील नहीं की, हमने यूएस से की है, फिर यूएस ने यानी ट्राई कंट्री बना के हमने डील की, यानी डील की है, यानी डायरेक्ट मुज़ाकरात किए हैं। बेशर्मों को शर्म भी ना था, यानी इनके इतनी भी इन लोगों के पास डिप्लोमेसी नहीं है। लेकिन शाह मोहम्मद कुरैशी ने क्या कहा, हम आप इस चीज को, क्योंकि वो इसराइल वार हार रहा है और डीप पॉकेट इस्तेमाल करने के बावजूद मीडिया वार हार रहा है, डीप पॉकेट इस्तेमाल कर रहा है और सारी दुनिया को इन्फ्लुएंस के जरिए। दूसरी जानिब आप हम आखिरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है और उसके ऊपर सारे प्रीस्ट पादरी जो के होते हैं उनसे वो दम ले रहा है, क्योंकि इससे खदशा है कि अब मेरी जान को खतरा है और ईरान ने धमकी दी है कि अब ट्रंप की बारी है, अब ट्रंप को रास्ते से हटाया जाएगा। और ट्रंप इतना कंफ्यूज हो गया है कि सारे पादरी, सारे यहूदियों के जो वो
प्रीस्ट होते हैं और रब्बीज होते हैं उनके ऊपर खड़े हैं और दम कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी बच जाए। ये सूरत हाल है ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका और इसराइल में। हमने सारी आपके सामने अपडेट रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।